Hello guys, what's up? I am Ritika. Welcome to my channel Economics Simplified. तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टुडे विल स्टडी अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज़ बेसिकली जब कोई कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, ठीक है, या फिर उसका प्राइस ऑफ अदर गुड चेंज होता है या कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, तो उन प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में जितना भी चेंज आता है दैट इज़ price elasticity of demand. Basically it is the response to change in price or other goods. Okay, so price elasticity of demand, what happened, okay, so the elasticity of demand measures degree of responsiveness. What is degree of responsiveness? कि कैसे रिस्पॉन्स करता है क्या क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड, किसी भी गुड की क्वांटिटी डिमांडेड जब उसका प्राइस में चेंज आता है या फिर उसके अदर गुड्स में चेंज आता है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं चाहे वो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम. सो इट इज़ द डिग्री ऑफ responsiveness of quantity demanded of a good to change in its price of other goods, and change in consumers income. So it is of three types: price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. So in this chapter we'll study about price elasticity of demand. So price elasticity of demand क्या होता है? It is change in demand in response to, as the name suggests, price elasticity. So change in own price of the commodity. जब own price of a commodity में चेंज की वजह से जितना भी चेंज उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में आता है दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So it is the measurement of percentage change in quantity demanded due to percentage change in own price of the commodity. In simpler terms, it is percentage change in quantity demanded over percentage change in price. ठीक है, सो ये है इसका फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब देखो यहाँ पर लगता है नेगेटिव साइन, तो क्वेश्चन आता है व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप between price and quantity demanded. प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा, राइट. सो इसीलिए ही यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, बिकॉज इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट. सो we'll write it as minus P by Q. Here P is initial price, कि पहले प्राइस क्या था, ठीक है. Q is initial quantity demanded, कि पहले डिमांड कितनी थी. चेंज इन Q is कि कितना चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में और कितना चेंज आया चेंज इन P is कितना चेंज आया है प्राइस में. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सी देयर इज ऑल्सो अ नेगेटिव साइन देयर because of the inverse relationship between price and quantity demanded. So moving on, we have कि अब कितना कितना, अब हमें ये पता है कि इट शोज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. अब रिस्पॉन्स कम भी दे सकता है, रिस्पॉन्स ज़्यादा भी हो सकता है, रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स भी हो सकता है, राइट. तो अब उसके अलग अलग टाइप्स हम देख रहे हैं. दैट इज फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है ईडी इज इन्फिनिटी, जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब है जब प्राइस में छोटा सा ही इंक्रीज या डिक्रीज आने की वजह से देयर इज अ इनफाइनाइट चेंज इन इट्स डिमांड. या तो डिमांड ज़ीरो हो जाती है इंक्रीज इन छोटा सा इंक्रीज होने से, या फिर छोटा सा प्राइस बहुत कम प्राइस डिक्रीज होने से जब डिमांड इनफाइनाइट हो जाती है तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं. तो इनके एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे कि किस किस तरह से कौन कौन से गुड्स की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक या इन इलास्टिक होती है. तो इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. देखो प्राइस इज कांस्टेंट, या प्राइस में अगर थोड़ा सा चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है. सो
It is a horizontal straight line demand curve known as perfectly elastic demand. It shows ED is infinitive. It is a situation, कौन सी situation है, when small change in price of a commodity, जब छोटा सा change in price cause an infinite change in its demand, right? तो इसीलिए अगर थोड़ा सा राइज होगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है जी. नेक्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक. इसी का बिल्कुल ही अपोजिट. ये क्या होता है, जब ईडी ज़ीरो होता है, राइट? मतलब चेंज इन प्राइस होगा पर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज ही नहीं आएगा. चाहे प्राइस बढ़े, चाहे कम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी चेंज ना हो, उसकी डिमांड उतनी ही रहेगी. तो ऐसे गुड्स कौन से होते हैं, जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, शुगर, टी और हमारा वीट, राइट? जो हमारे डेली बेसिस पे हम जो गुड्स यूज़ करते हैं, ऑयल, राइट? तो इनका डिमांड, इनका प्राइस में जितना भी चेंज आ जाए, अब हम रोटी खाना तो नहीं छोड़ेंगे, राइट? सो वो नेसेसिटी है. तो इसका ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ. स्ट्रेट लाइन ग्राफ वर्टिकल आता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व. इट शोज ED इज इक्वल्स टू ज़ीरो. इन दिस सिचुएशन, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. हमारी डिमांड क्या रहती है, सेम ही रहती है, चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो, राइट? नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी मतलब क्या होता है, यूनिटरी होता है ED इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पर ED इज इक्वल्स टू 1. मतलब जितना चेंज, यूनिटरी मतलब जितना चेंज प्राइस में आया है उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आता है, राइट? क्या बनता है इसमें, हाइपरबोला. दिस कर्व इज हाइपरबोला. और ये जो रेक्टेंगल्स बनते हैं ये सेम होते हैं. मतलब जितना चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आया है उतना ही चेंज प्राइस में आता है. चेंज इन P इज इक्वल्स टू चेंज इन D. ये चेंज इन P इज चेंज इन D, डिमांड. So it is a rectangular hyperbola curve under unitary elastic demand. In this, all rectangular areas are equal. So when demand curve is hyperbola, total expenditure of a commodity, मतलब जितना हम खर्चा कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, no matter the commodity increases और डिक्रीजेस. कि हम जितना भी चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में कर रहे हैं. और इसके जो सारे रेक्टेंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? नेक्स्ट इज, अब इन फैक्टर्स पे पहले एक टॉपिक और देख लेते हैं पीछे, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड. ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा, हमने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पढ़ा वेयर ED इज इन्फिनिटी. हमने पढ़ा परफेक्टली इनइलास्टिक वेयर ED इज इक्वल्स टू 0 एंड यूनिटरी इलास्टिक वेयर ED इज इक्वल्स टू 1. उसके बाद है इलास्टिक एंड इनइलास्टिक. मतलब लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, राइट? तो पहले हम देखते हैं, दिस इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक. इसमें क्या होता है, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इलास्टिक इज इलास्टिक व्हेन ED इज ग्रेटर देन 1. ED ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि जो चेंज इन डिमांड हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से. मतलब प्राइस में कम चेंज आ रहा है, डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. तो इम्प्लाइड दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस. मतलब प्राइस में थोड़ा सा ही चेंज आया, थोड़ा सा ही कम हुआ और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, ED इज़ ग्रेटर देन 1, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक. एंड बिल्कुल इसी का ओपोजिट इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिक, इसमें क्या होगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस होगा दैन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब प्राइस में ज़्यादा इंक्रीज आएगा, डिमांड बहुत कम रिड्यूस होगी. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है दैन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ED इज़ लेस देन 1. ठीक है, आई होप ये पांचों
इलास्टिसिटीज आपको क्लियर हो गई हो. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ठीक है, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी ऐसे गुड्स हैं जिनमें डिमांड जो होती है वो किस तरीके की होती है. तो पहला है नेचर ऑफ द कमोडिटी. अब मैंने बताया कि जो नेसेसरी गुड्स होते हैं जैसे सॉल्ट, सीजनल वेजिटेबल, ऑयल्स, टेक्स्ट बुक्स, इनकी डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक. इनइलास्टिक मतलब कि जब प्राइस में चेंज होता है या फिर नहीं होता है या बढ़ता है कम होता है तो उससे डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्योंकि सॉल्ट की कंजम्पशन कोई भी बंद नहीं करेगा, राइट. वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना कोई बंद नहीं करेगा, ऑयल को कंज्यूम करना कोई बंद नहीं करेगा, या कोई टेक्स्ट बुक्स पढ़ना बंद नहीं करेगा. सो इन गुड्स की डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक डिमांड होती है, मतलब डिमांड कांस्टेंट रहती है, राइट. और जो लग्जरियस गुड्स होंगे जैसे एयर कंडीशनर, फैशनेबल गारमेंट्स, इनकी डिमांड इलास्टिक होगी. मतलब अगर इनमें थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो इनकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकती है और इनकी डिमांड बढ़ भी सकती है, राइट. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स. अब सोचो जिन गुड्स के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इलास्टिक होंगे. ज़्यादा इलास्टिक का मतलब कि उनकी डिमांड मतलब स्मॉल चेंज आने की वजह से उनकी डिमांड में चेंज आएगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है. और जिन गुड्स की सब्सटीट्यूट नहीं है तो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, तो जितना भी प्राइस होगा वो उनको उस प्राइस पे लेना पड़ेगा, तो उसकी क्या होती है? इनइलास्टिक डिमांड होती है. तो आप लोग ये चीज़ समझ लो कि परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी, ये सब क्या होता है. उसके बाद हमें गुड्स तो पता ही है कौन कौन से होते हैं, कि लग्जरियस गुड्स हैं, नेसेसिटी गुड्स हैं, राइट, सब्सटीट्यूट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं. तो हम उसी में ही लॉजिक लगा के ये कर सकते हैं कि इनइलास्टिक डिमांड है या इलास्टिक डिमांड है. तो जिनके क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं तो कंज्यूमर उन पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो डिमांड कैसी है? इलास्टिक है. सॉरी. और जिन गुड्स का क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है मतलब उनकी क्या है? इनइलास्टिक डिमांड है. इनइलास्टिक डिमांड मतलब जहाँ पर कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है, फिर उसको जितना प्राइस में अवेलेबल है उतने ही प्राइस पे वो गुड उसको परचेज करना पड़ेगा. तो गुड्स विद क्लोज सब्सटीट्यूट, विदाउट क्लोज सब्सटीट्यूट हैव इनइलास्टिक डिमांड, राइट. नेक्स्ट इज मल्टीपल यूजेस. अब जिन गुड्स के मल्टीपल यूजेस हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होगी, राइट, क्योंकि अब वो उनको हर चीज़ में, अब इलेक्ट्रिसिटी है तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो हम क्या कर देंगे? उसकी कंजम्पशन को थोड़ा कम कर देंगे. हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करने पे फोकस करेंगे कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट पर्पसेस के लिए जहाँ ज़रूरत है हम वहीं पर ही उसका यूज़ करें, ठीक है. तो क्या होगी? उसकी डिमांड इलास्टिक होगी. नेक्स्ट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़. तो जिन गुड्स की डिमांड विल बी इलास्टिक फॉर द कंजम्पशन ऑफ विच कैन बी पोस्टपोन. तो जिन गुड्स की कंजम्पशन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं कि हम अभी ज़रूरत नहीं है, जब कम होगा हम तब परचेज कर लेंगे, तो उन गुड्स की डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक होती है, मतलब उसकी डिमांड में चेंज आ जाता है. तो अगर प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड ज़ीरो भी हो जाएगी, तो लोग उसको यही सोचेंगे कि दे विल कंज्यूम दैट प्रोडक्ट लेटर, राइट. सो नेक्स्ट इज इनकम लेवल ऑफ बायर्स. तो अगर बायर की इनकम हाई है, ठीक है, तो वो प्राइस के बारे में सोचेंगे ही नहीं और इलास्टिसिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है. तो अगर बायर की इनकम लो है तो इलास्टिसिटी क्या होगी? एक्सपेक्टेड टू बी हाई, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को कि कोई भी गुड परचेज करने से, राइट. नेक्स्ट इज हैबिट ऑफ कंज्यूमर. अब कंज्यूमर जो चीज़ के लिए हैबिचुएटेड है, ठीक है, तो उनकी डिमांड इनइलास्टिक होगी. जैसे लिकर्स और सिगरेट है, चाहे उस पर जितना भी टैक्स बढ़ा दें, चाहे जितना भी गवर्नमेंट उसको वो कर दे, जितना मतलब जब उस पर हाई टैक्स होता है जैसे है भी, तो उनकी डिमांड तब भी कम नहीं होती है, राइट. तो जितना भी प्राइस उसका इंक्रीज हो जाए, जितने भी टैक्सेस उस पर बढ़ जाएं, तो जो हैबिट है वो हैबिट है, तो उसकी डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक होगी, राइट. तो डिमांड कर्व विल ऑलवेज बी लाइक वर्टिकल,
जैसा हमने देखा था कि प्राइस जो भी हो जाए डिमांड उसकी ये वर्टिकल ही रहेगी, डिमांड कर वैसे प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3 कोई भी बढ़ता जाए तो डिमांड विल बी सेम। तो चाहे जितना टैक्स बढ़ जाए, जितना प्राइस इंक्रीज हो जाए, जो हैबिचुअल गुड्स हैं कंज्यूमर के, उनके जो डिमांड कर्व है वो स्ट्रेट वर्टिकल आएगा। दैट मीन्स कि दे विल हैव इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज प्राइस लेवल। Elasticity of demand will be higher at higher level of price of a commodity and lower at lower price level। ये तो हमने पढ़ ही लिया प्राइस को ध्यान में रखते हुए कि जब प्राइस ज़्यादा होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर होगी, जब प्राइस कम होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, राइट। सो दिस इज़ इट। अब इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, वो नेक्स्ट क्लास में एक साथ आई विल कवर अप। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट इज़ अ डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस of its commodity, that is percentage change in quantity demanded over percentage change in price, and this negative sign here denotes the inverse relationship between price and quantity demanded। फिर हमने टाइप्स देखे थे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है? जहाँ पर ईडी इज इन्फिनिटिव, मतलब स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉजेज इन्फिनिट चेंज इन इट्स डिमांड। एंड इसका उल्टा परफेक्टली इन इलास्टिक, जहाँ पर प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए उसकी डिमांड में चेंज नहीं आता। एग्जाम्पल हैबिचुअल गुड्स और जो हमारे नेसेसिटी गुड्स होते हैं, शुगर, व्हीट, ऑयल एट्सेट्रा। फिर यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? विद चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस। फिर फैक्टर्स अभी हमने देखे थे, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? जहाँ पे परसेंटेज चेंजेस ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? जहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो इसका ग्राफ एक बार बनाते हैं कि कैसे आएगा। पहले मोर देन यूनिटरी इलास्टिक का देखते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखो प्राइस पहले इतना था, फिर प्राइस इतना हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, फिर क्वांटिटी डिमांडेड इतनी हो गई। अब देखो प्राइस में इतना चेंज आया और क्वांटिटी डिमांडेड में देखो ज़्यादा चेंज आया, राइट। सो ये क्या है? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, ईडी ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इसी का उल्टा देखें अगर, तो ये देखो अब यहाँ से प्राइस में ज़्यादा चेंज आया, क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आया, तो ग्राफ डिमांड कर्व ऐसे जाएगा, यहाँ डिमांड कर्व ऐसे जाएगा। तो ईडी इज़ smaller than 1, so this is less than unitary elastic and this one is more than unitary elastic, right। So I hope आपको समझ आ गया हो। Thank you so much for watching।